वाह यार मेघा, तेरी जिंदगी तो एकदम मस्त है। बस तू और तेरा पति। लेकिन मुझे तो मेरे ससुराल का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ चेतना, मैं जानती हूँ। अरे मैंने तो हमेशा यही सोच के रखा था कि मैं अगर किसी से शादी करूंगी तो ऐसे ही लड़के से करूंगी जिसका कोई परिवार ही ना हो। और यही बात मैंने नील को भी बताई थी। और खुशकिस्मती से उसका कोई परिवार नहीं है, क्योंकि वो एक अनाथ है। सही है यार। मेघा और नील दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी से जी रहे होते हैं। फिर एक दिन अचानक से, मेघा, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। कैसा सच नील? दरअसल मेघा, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा कोई परिवार नहीं है। लेकिन असल में तो मेरा एक परिवार है। और अब मेरी माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए वो मुझे तुम्हारे साथ घर पर बुला रही है, वो भी एक हफ्ते के लिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो नील? अरे यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। और उसके बाद तुमने मुझे बताया कि तुम उसी लड़के से शादी करोगी जिसका कोई परिवार नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने झूठ कहा। मुझे लगा कि यहाँ पर हम दोनों खुशी से रह लेंगे और किसी ना किसी दिन मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं थी कि ये वक्त इतनी जल्दी आएगा। ये तुमने बहुत गलत किया है नील। अरे तुम्हें तो मैंने साफ साफ बताया था कि मुझे ससुराल वगैरह की झंझट में पड़ना ही नहीं है। फिर भी तुमने ये सब किया, क्योंकि उस वक्त मेरा तुम्हारे साथ शादी करना ज्यादा जरूरी था और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था मेघा। मैंने तो घर वालों से भी अपनी शादी की बात छुपाई ही थी, लेकिन मेरे किसी दूर के दोस्त ने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या? हाँ मेघा, और मैंने उन्हें कहा है कि मैं अब सीधे उनकी बहू को अपने साथ लेकर ही आऊंगा, तभी आप उसे देख लेना। मैंने उन सबको उम्मीद देकर रखी है। प्लीज चलो ना मेघा, एक हफ्ते की ही तो बात है, फिर हम दोनों वापस घर लौट आएंगे। देखो नील, बात एक हफ्ते की है ही नहीं। अब बात तो ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन अब बस, मैं ऐसे झूठे आदमी के साथ नहीं रह सकती। अरे नहीं मेघा, प्लीज ऐसा मत करो। अरे तो क्या करूं मैं? एक हफ्ते के लिए जाने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर 2 महीने में वहां पर जाना होगा। कभी वो लोग आएंगे तो कभी मुझे वहां पर जाकर बहू का किरदार निभाना होगा। नहीं नहीं, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। नील मेघा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है। अरे यार, ये सब क्या हो गया? सब मेरी ही गलती है। झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिकता। अगर मैं सच बताकर उसे पहले ही मना लेता तो वो मान भी जाती, पर झूठ सुनकर उसका दिल टूटा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? नील अब चिंतित होकर गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, और वो है किराए की बीवी। हाँ, मुझे घर में किराए की बीवी ही लेकर जानी होगी। वैसे भी घर वालों ने मेरी बीवी का फोटो देखा नहीं है, और अगर मैं अकेला गया तो मेरे घर वाले 100 सवाल पूछेंगे, और ऊपर से माँ भी बीमार है, और इस हालत में मुझे उन्हें और चिंता नहीं देनी है। इसीलिए मुझे ये नाटक करना ही होगा। फिर नील को एक रूबीना नाम की लड़की मिलती है और वो उसे सब बता देता है। ठीक है नील, मैं एकदम अच्छे से नाटक करूंगी, तुम फिक्र मत करना। हाँ, और याद रहे, मैंने तुम्हें मेरे परिवार के बारे में सब बता दिया है कि कौन कैसा है, और हमारे बारे में भी। हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, कब हुई थी, शादी को 1 महीना बीत चुका है। ये सब बातें ध्यान में रखना। हाँ नील, मैं समझ गई। फिर नील रूबीना के साथ अपने घर चला जाता है, जहाँ सभी रूबीना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग उसका प्यार से स्वागत भी करते हैं। रूबीना भी नील की माँ विनीता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नील बेटा, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी
तूने ठीक वैसी ही लड़की लाई है। बहुत बढ़िया बेटा। गुण, संस्कार, तन और मन, हर तरह से ये एकदम सुंदर है बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। ये लीजिए, अब आपकी दवाई का समय हो चुका है, इसीलिए खिचड़ी खाकर दवाई लीजिए। नील ने मुझे पहले ही बताया था कि आपको यह सादी दाल खिचड़ी कितनी पसंद है। हाँ बहू, धन्यवाद। रूबीना अगले 2 दिन में ही नील के घर वालों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कल मुझे कॉलेज में यह प्रोजेक्ट देना है और अब तो मेरे पास बस एक रात ही है। कैसे करूंगी मैं सब कुछ? मैं मदद कर दूं साक्षी? अरे मेघा भाभी, आप? मेघा नहीं, रूबीना। क्या? लेकिन भाभी, आपका नाम तो मेघा है ना? अरे रे, हे भगवान, ये तो क्या कर रही है रूबीना? भूल मत, तुझे एक नाटक करना है। तू तो सच में इस घर की बहू बनती जा रही है। हाँ, वो दरअसल मेरी सहेलियां मुझे दूसरे नाम से बुलाती है, क्योंकि मेरे 2 नाम है ना। क्या बात है, वैसे मेघा से ज्यादा रूबीना नाम अच्छा लगता है। शुक्रिया साक्षी। वैसे मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ और इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर सकती हूँ। क्या कह रही हो आप? आप तो एकदम कमाल हो भाभी। फिर रात भर जागकर रूबीना प्रोजेक्ट बनाने में साक्षी की मदद करती है और बस 1.5 घंटे की नींद लेकर वो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता भी तैयार करती है। वाह, आलू के पराठे! भाभी, 1.5 घंटे सोने के बाद भी आपने अपने सारे काम ठीक से किए हैं। मैं तो 4 घंटे सोई हूँ, तब जाकर उठ पाई हूँ। क्या बात है बहू। वैसे माँ जी, आपकी तबीयत में अब सुधार तो है ना? हाँ बहू, ये सब तेरे और नील के आने से हुआ है। इसीलिए मैंने राजेंद्र जी से कह दिया था कि वो तुम दोनों को बुला ले। चलो अच्छा है। वैसे बहू, अब जब तू यहाँ पर आ ही गई है तो मैं तेरी मुंह दिखाई की रस्म रखना चाहती हूँ और उसी दिन तुम दोनों मियाँ बीवी की पूजा भी होगी। पता नहीं अब तुम दोनों फिर कब आओगे। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। और हाँ बहू, आज शाम को तू, मैं और राजेंद्र जी सामान खरीदने जाएंगे। तेरे लिए और नील के लिए नए कपड़े भी तो लेने हैं। ठीक है माँ जी। रूबीना को सबकी इतनी देखरेख करते हुए देखकर नील को बहुत खुशी मिलती है। सच में इसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई नाटक कर रही है। इतना मन लगाकर कर रही है। ये बहुत अच्छी लड़की है। फिर शाम को राजेंद्र, विनीता और रूबीना खरीदारी करने मार्केट चले जाते हैं। अरे बहू, तू ही अपने पसंद से नील के लिए कोई कुर्ता देख ले। ठीक है माँ जी। माँ जी, ये पीले रंग का कुर्ता कितना सुंदर लग रहा है ना, और ये नील पर बहुत जचेगा। क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? नहीं मेघा, नील को पीले रंग से सख्त नफरत है। नील तो बता रहा था कि तुम दोनों की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को 3 महीने से जानते हो। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें उसकी पसंद नापसंद के बारे में कैसे नहीं पता? और नहीं तो क्या, नील तो पीले रंग को देखकर ही मुंह बना लेता है। अरे हाँ, मैं जानती हूँ पापा जी, वो बस मेरे दिमाग से ही निकल गया। अरे कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। अक्सर हम ऐसी छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गई। फिर रात में रूबीना ये सारी बातें नील को बताती है। क्या करते हो तुम नील? तुमने मुझे सबके बारे में बताया कि कौन कैसा है और किसे क्या पसंद है, लेकिन अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। शुक्र है मामूली सी बात थी, इसीलिए माँ जी और पापा जी ने भी नजरअंदाज कर दिया। माफ करना रूबीना, मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आज सोने से पहले फिर से सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, तो फिर तुम्हें नाटक करने में भी बहुत आसानी होगी। कैसा नाटक भाई? साक्षी को अचानक से कमरे के दरवाजे पर देखकर दोनों एकदम चौंक जाते हैं।
तू यहाँ पर क्या कर रही है साक्षी? पढ़ाई छोड़कर क्या घूम रही है घर में? डॉक्टर बनना है ना तुझे? हाँ भैया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन के 24 घंटे बस पढ़ती ही रहूं। मैं तो यहाँ पर बस भाभी को बुलाने आई थी, वॉक पर मेरे साथ चलने के लिए। लेकिन आप दोनों किस नाटक की बात कर रहे हो? साक्षी, वो दरअसल, अरे देख ना साक्षी, तेरी भाभी कितना नाटक कर रही है। मैंने कहा कि कल की पूजा में गजरा लगाना, लेकिन ये मोहतरमा है कि मान ही नहीं रही। अच्छा, तो ये बात है क्या? लेकिन भाभी, गजरा तो सबको पसंद होता है, तो आपको क्या दिक्कत है? अरे साक्षी, कल कितने सारे काम हैं और उस सब में मैं कहाँ बन ठन कर बैठूंगी। मुंह दिखाई की रस्म है, पूजा है, कितनी सारी तैयारियां भी करनी है। ओफो भाभी, तो उसमें क्या हुआ? भाई का मन रखने के लिए गजरा लगा लो ना। मैं खास आपके लिए सवेरे सवेरे जाकर एकदम ताजा और खुशबूदार गजरा लाऊंगी। ठीक है साक्षी, अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो लगा लूंगी मैं गजरा। जैसे तैसे रूबीना और नील मामले को संभाल लेते हैं। फिर एक रोज जब विनीता नील की बैग में से बचे हुए कपड़े निकाल रही होती है, तभी उसके बैग में से उसका बटुआ गिरता है, जिसमें नील और मेघा की शादी की तस्वीर होती है। ये क्या है नील बेटा, तेरे बटुए में ये शादी की तस्वीर? लेकिन ये लड़की तो मेघा बहू नहीं है, तो फिर कौन है ये? ओ तेरी, ये फोटो निकालना तो मैं भूल ही गया। अब बताएगा भी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? वो माँ, ये तस्वीर अभी की नहीं है, बल्कि 1 साल पहले की है। कॉलेज में एक नाटक था, उसमें मैं और ये लड़की, हम दोनों की शादी हुई थी, तभी की फोटो है ये माँ। क्या? अरे ये तू क्या कह रहा है? पागल समझ के रखा है क्या मुझे? और ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये तस्वीर नाटक की है, तो फिर तेरे बटुए में ये कैसे आई? तेरे पास तो तेरी बीवी की तस्वीर होनी चाहिए। अरे माँ, वो ना। तभी रूबीना वहां पर आती है। माँ जी, दरअसल इसमें नील की कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी ही गलती है। मतलब? इसका मतलब ये है कि ये तस्वीर मैंने ही इसकी बटुए में रखी है, लेकिन गलती से माँ जी, हड़बड़ी में मुझे लगा कि ये तस्वीर मेरी ही है, और फिर मैंने ही इसकी बटुए में डाल दी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है। विनीता ठीक है तो बोल देती है, लेकिन उसे उन दोनों पर शक हो जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। 1 साल पहले नील काफी अलग दिखता था, और अब उसके चेहरे में काफी बदलाव आ गए हैं। और वो तस्वीर देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि वो एकदम हाल फिलहाल की ही है। बहू का वो कारण देना भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अरे हड़बड़ी में ऐसे गलत तस्वीर कौन रखता है? तुम्हारे दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ रहे हैं विनीता। जरा उन घोड़ों को अस्तंबल में जाकर आराम करने दो, और तुम भी जाकर आराम करो। वही दूसरी तरफ, घबराओ मत नील, जरूरी नहीं कि सब कुछ ठीक हो। थोड़ी बहुत मुश्किलें आती ही रहेगी, लेकिन बस हमें जितना हो सकता है उतना सच्चा बनना है, ताकि हमारा ये नाटक बरकरार रहे। हाँ रूबीना, तुम सही कह रही हो। इधर विनीता को उस बारे में सोचकर नींद ही नहीं आती, और वो वापस से रूबीना के पास बातें करने जाती है। तभी वो रूबीना और नील की बातें सुन लेती है। कल हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, और हमारा नाटक भी खत्म हो जाएगा, और मैं तुम्हें पिछले 7 दिनों के नाटक के पैसे कल ही दे दूंगा। ठीक है नील? क्या? इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम दोनों की शादी में कुछ तो गड़बड़ थी, और वो ये गड़बड़ है। तूने इतना बड़ा नाटक कैसे किया नील? तभी राजेंद्र भी वहां पर आता है, और अब नील और रूबीना के होश उड़ जाते हैं। माफ कर दो माँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से मैंने आपको वादा किया था कि मैं अपनी बीवी मेघा को लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ आने से पहले ही वो मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए मुझे रूबीना को किराए की बीवी बनाकर लाना पड़ा। हाँ माँ जी,
नील को लगा कि अब मेघा के जाने की खबर सुनकर और बीमार हो जाओगी, इसीलिए उसने ये नाटक रचाया। देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले से ही मेघा को सच बता देना चाहिए था कि तुम एक परिवार वाले लड़के हो। हाँ बेटा, मेघा भी रुक जाती, लेकिन झूठ पता चलने पर मन को बहुत ठेस पहुंचती है, जैसे हमें आज पहुंची है। माफ कर दो ना माँ पापा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं और करता भी क्या। खैर, कल मैं और रुबीना यहाँ से चले जाएंगे। और रुबीना, तुमने मेरे अपनों के लिए बहुत किया है और इस एक हफ्ते में हम दोनों भी काफी करीब आ गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नहीं नील, अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं यही रहना चाहती हूँ। क्या? हाँ नील, क्योंकि इस एक हफ्ते में मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ये नाटक कर रही हूँ। मुझे भी तुमसे और तुम्हारे परिवार से लगाव हो गया है। माँ जी, पापा जी, मैं सच में आपकी बहू और नील की बीवी बनना चाहती हूँ। मुझे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। अरे तू माफी मत मांग बेटी, और सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो वो मेघा जैसी लड़की इसे छोड़कर चली गई, उस लड़की को परिवार का महत्व नहीं पता है, लेकिन एक हफ्ते में नाटक करते करते तुमने हम सबका दिल जीत लिया। फिर अंत में विनीता और राजेंद्र उन दोनों को माफ कर देते हैं। नील भी रूबीना के फैसले से सहमत होता है और अंत में उन दोनों की शादी हो जाती है। हंसिनी अपनी सास माधुरी, पति सौरभ और बेटे टप्पू के साथ रहती है। पिछले 1 महीने से उसकी ननंद निकिता और उसकी बेटी मिंटी भी उसके साथ ही रहती है, क्योंकि हेमंत की जॉब छूट चुकी थी और उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। एक दिन की बात है, निकिता, मैं मॉल में जा रही हूँ, आज सेल लगी है ना, इसीलिए तुम टप्पू और मिंटी दोनों का टिफिन बना दो, और हाँ, दोपहर का खाना भी बना देना। ठीक है हंसिनी भाभी, मैं बना दूंगी। थैंक यू निकिता। हंसिनी जब बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी सास माधुरी उसे रोक लेती है। रुक जा बहू। ओफो माँ जी, आप सच में इंसान हो या कोई काली बिल्ली? जब देखो तब मेरा रास्ता काटती रहती हो। बताओ, क्या हुआ है? देख बहू, निकिता तेरी हर बात मानकर काम करती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर बार उसे काम पे काम बोलती रहे। अरे माँ जी, अगर 2 काम एक्स्ट्रा कर दिए तो कौन सी आफत आने वाली है? और अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो वो भी तो इस घर की बेटी है। एक तो पहले ही कुछ पैसे देने का नाम नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं वो तीनों। बस बहू, फालतू की ज्यादा बकवास मत कर। मैं इस घर को ना सिर्फ सौरभ के पैसों से, बल्कि अपने स्वर्गवासी पति के पेंशन से भी चला सकती हूँ और अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकती हूँ। तो तुझे मुझे पैसों का ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? अपनी सास की ये बातें सुनकर हंसिनी गुस्सा हो जाती है और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब मिंटी और टप्पू को स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तभी मिंटी उसे पूरा करती है। ये देखकर हंसिनी उसके पास आती है। अरे वाह मिंटी बेटा, तुमने तो ये प्रोजेक्ट काफी बढ़िया तरीके से बनाया है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू मामी। यू आर वेलकम बेटा। अच्छा, अगर तुम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट अपने भाई टप्पू के लिए बनाओगे ना, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। बना लोगी ना तुम? हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं टप्पू का भी प्रोजेक्ट कर लूंगी। थैंक्स बेटा, उसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, और कोई बात नहीं है। हंसिनी अब टप्पू का प्रोजेक्ट भी मिंटी से ही करवाती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब निकिता ये सब देख और जान लेती है, तभी वो मिंटी को टप्पू का प्रोजेक्ट करने से रोक लेती है। मिंटी,
तुम टप्पू का प्रोजेक्ट क्यों कर रही हो? अले मम्मी, ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे मामी ने कहा है। वो टप्पू की तबीयत खराब है ना, इसीलिए। नहीं मिंटी, तुम इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगी। तभी हंसिनी वहां पर आ जाती है। निकिता, अगर मिंटी ने टप्पू का प्रोजेक्ट बना भी दिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चुप रहिए भाभी। और मिंटी, तुम बाहर जाओ बेटा। ओके मम्मी। फिर मिंटी वहां से चली जाती है। भाभी, बच्चों से झूठ बोलकर काम करवाते हुए आपको कोई शर्म नहीं आती क्या? मुझे पता है कि टप्पू स्विमिंग करने गया है और आप मिंटी से ये कह रही हो कि उसकी तबीयत खराब है। देखो निकिता, दूसरी बातों की भड़ास मुझ पर मत निकालो। अरे वो दोनों भाई बहन हैं और एक दूसरे की उन्होंने मदद कर भी दी तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। बात मदद करने की नहीं है भाभी। अगर टप्पू अपना काम खुद नहीं करेगा तो फिर वो कैसे सीखेगा? स्कूल वाले लोग इन बच्चों को ये सारे प्रोजेक्ट्स इसीलिए देते हैं ताकि इनका मानसिक विकास हो। ये बच्चे कुछ ना कुछ सीख सके, समझ सके। पर आप जैसी माओ के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। बस करो निकिता, ज्यादा ज्ञान मत दो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं एक बुरी माँ हूं क्या? अपनी जबान संभाल कर बात करो निकिता। मैंने वैसा नहीं कहा है भाभी। आपको समझदार होना पड़ेगा और बच्चों को सही सीख देनी होगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सीख देनी है और क्या नहीं। तुम अपना ये 2% का फालतू का ज्ञान अपने पास ही रखो। नॉनसेंस कही की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब गुड़ी पाड़वा का त्योहार आने वाला होता है। इसीलिए सौरभ हंसिनी को उसके और निकिता के कपड़े के लिए पैसे देता है, लेकिन हंसिनी सिर्फ अपने लिए ही साड़ियां लाती है। अरे ये क्या बात है हंसिनी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने और निकिता के लिए साड़ियां लाना। तो फिर तुम ये 2 साड़ियां खुद के लिए क्यों लेकर आई हो? जाने दीजिए ना भैया, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? अरे नालायक बदमाश लड़की, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? तूने मेरी बेटी के लिए साड़ियां क्यों नहीं लाई? अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे ये दोनों भी साड़ियां अपने लिए पसंद आ गई, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज मैं खुद के लिए खरीद लेती हूँ, फिर निकिता के लिए बाद में खरीद लूंगी। चुप रहो हंसिनी। अब इन 2 साड़ियों में से एक साड़ी निकिता को दे दो। चलो जल्दी से दे दो। अरे पगला गए हो क्या? मैं क्यों दूं अपनी साड़ी? मैं कोई अपनी साड़ी वाड़ी नहीं देने वाली। ये साड़ियां खास मैंने अपने लिए चुनकर लाई है। इतना कहकर हंसिनी रुबाब में वहां से अपने कमरे में जाने लगती है और उसकी बातें सुनकर सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में उसके पीछे चला जाता है। माँ, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। बस अब हेमंत को जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैं यहाँ अब और बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। निकिता बेटी, तू ऐसा ख्याल अपने दिमाग में क्यों ला रही है? भूल मत, ये तेरा भी घर है और तू उस चुड़ैल हंसिनी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। वो तो है ही एकदम नालायक और बुरी। मैं और तेरा सौरभ भैया है ना तेरे लिए, और हमारे होते हुए उसकी क्या मजाल है? अरे इस घर पर उससे ज्यादा तेरा हक है। ठीक है माँ। ऐसे ही एक दिन हंसिनी घर में रखा हुआ राशन छुपा छुपा कर रखती है ताकि वो निकिता के हाथ ना लगे। लेकिन एक दिन निकिता हंसिनी को जाम और बटर छुपाते हुए देख लेती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगा था कि आपके मन में इतना खोट है कि आप अब जाम और बटर तक छुपाओगे मुझसे। अरे आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मिंटी को जाम और बटर वाले ब्रेड्स कितने पसंद है और इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना?
हाथ छुपाया है मैंने, और छुपाऊं नहीं तो क्या करूं फिर? तुम और तुम्हारा पति इस घर में तो एक पैसा भी नहीं देते। कब से बस डेरा जमा कर बैठे हो यहाँ पर। अरे अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक तुम्हारे बेरोजगार पति को एक भी जॉब नहीं मिली है। राशन क्या पेड़ पर उगता है क्या? तभी वहां पर माधुरी आती है। हंसिनी, तमीज से बात कर, वरना मैं तेरे दोनों गाल सुझा दूंगी। ज्यादा चिल्लाइए मत माँ जी, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने, जो सच्चाई है वही कहा है मैंने। अरे जब कमाने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो फिर तुम्हें क्यों आग लग रही है? अरे तुम इंसान हो या खलनायिका हो, तुम में तो जरा सी भी इंसानियत नहीं है। बुज़दिल कही कि रहने दो माँ, भाभी से बहस करना बेकार है। और भाभी आप हिसाब कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके चुका दूंगी। बस एक बार हेमंत को जॉब मिल जाए, फिर हम तीनों भी यहाँ से चले जाएंगे। अरे अब क्या मैं यही सब करती बैठूं क्या? मुझे और कोई काम धंधा है या नहीं? तुम ही करो अपना अपना हिसाब। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है मुझे। इतना सब होने के बाद भी हंसिनी बेशर्मों की तरह ही रहती है और वो टप्पू को भी गलत सीख देती है। देख टप्पू बेटा, मिंटी से बिल्कुल भी बात नहीं करना। और हाँ, बुआ और फूफा जी ने कोई काम बोला तो वो बिल्कुल भी मत करना। वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, उनसे दूर रहना ही सही है तेरे लिए। और अपना टिफिन या फिर अपने पैसे मिंटी को बिल्कुल भी मत देना। जो खाना है अकेले ही खाओगे तुम, और उन पैसों से जो भी खरीदना है वो बस तुम अपने लिए ही खरीदना। ओके मम्मी। फिर रात होने पर जब सौरभ ऑफिस से घर लौटता है तब माधुरी घर में हुए तमाशे के बारे में उसे बता देती है। हंसिनी, आखिर तुम कब सुधरोगी? मुझे माँ ने सब बताया है कि तुम निकिता और जीजाजी के साथ किस तरह से पेश आती हो। अरे इतना कठोर भी कोई कैसे हो सकता है? और भूलो मत, जब मेरा टाइम खराब था तब मेरे लिए तो वो दोनों ही थे। उन्होंने मेरी कितनी मदद की थी। और दूसरी बात, टप्पू को भड़काना बंद करो। उसने भी मुझे बताया है कि कैसे तुम उसे गलत बातें सिखाती हो। देखो सौरभ, तुम एक इमोशनल फूल हो, लेकिन मैं नहीं। अरे वो दोनों तो यहाँ पर बस अपने फायदे के लिए रह रहे हैं, और वो दोनों गिरगिट है। कब अपना रंग बदले उनका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए दूसरों की बातें सुनकर मेरे पास अपना भाषण देने के लिए मत आया करो। सौरभ के समझाने के बावजूद भी हंसिनी उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन मिंटी और टप्पू दोनों साथ मिलकर गार्डन में खेल रहे होते हैं, और वहीं पर पड़ोस के घर के पास एक आम का पेड़ भी होता है, और टप्पू वहां पर चढ़ने की बहुत जिद करता है। नहीं टप्पू, तू उस पेड़ पर मत चढ़, तुझे चोट लग जाएगी। अरे नहीं मिंटी, मैं तो तलकल ही लूंगा, मुझे वो ताजे ताजे लतीले आम खाने हैं। टप्पू मिंटी की बात नहीं मानता और पेड़ पर चढ़कर गिर जाता है, जिस कारण उसे बहुत गंभीर चोट आती है। टप्पू की रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले गार्डन में आ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हंसिनी, वो तो बस मिंटी पर ही चिल्लाने लगती है। मिंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे तुम्हारे कारण ही मेरे बेटे को चोट आई है। निर्लज्ज कही कि एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तब समझ आएगा तुम्हें। बेवकूफ कही कि। हंसिनी की डांट सुनकर मिंटी बहुत रोने लगती है, और टप्पू की इतनी चोट देखकर हंसिनी को कोई बोल भी नहीं पाता। सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। देखा माँ जी, देखा ना सौरभ, इन लोगों को यहाँ पर रहने देने का ये नतीजा निकला है। अरे मुझे तो ये लगता है कि निकिता ने जानबूझकर अपनी बेटी को सिखाया है।
कि टप्पू को छोड़ दे दे, क्योंकि ये लोग तो है ही इतने बुरे। देखो अब कितनी चोट आई है मेरे टप्पूड़ा को। अले माँ, टप्पू बेटा तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया है, तू घबरा मत बेटा। लेकिन माँ, मुझे मिंती की वजह से तोत नहीं आई है, मैं खुद पेट पत्थर आता। ये तो मुझे मना कर ली थी, लेकिन मैंने इसकी बात मानी ही नहीं। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए थी माँ। ओल माँ, ये ओल बुआ, हल बाल गलत नहीं हो सकते, ये तो मेरा अत्ता ही चाहते हैं। आप इनके बारे में इतना बुला क्यों तोड़ती हो माँ? देखो ना मिंती को, बिचाली कितनी लो रही है, इतने मत दाती है माँ। क्या देखा बहू? अरे इस छोटे से बच्चे से कुछ सीख ले। हाँ हंसिनी, अब तो टप्पू को भी समझ आ रहा है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? और आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें जीजाजी और निकिता से? तुम इन दोनों के साथ इस तरह से पेश क्यों आती हो? और रही बात मिंटी और टप्पू की, इन दोनों भाई बहनों को अच्छे से क्यों नहीं रहने देती तुम? क्यों इनसे इनका बचपन छीन रही हो? और सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहने में तुझे क्या दिक्कत है? वक्त का कोई भरोसा नहीं कि आखिर कब क्या हो जाए। अरे मेरी बेटी तो तुझे कोई परेशानी नहीं देती, तो फिर तू ये सब नाटक क्यों करती है? आज तक तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन तेरे दिमाग में तो कोई बात नहीं जाती। अब बस बहुत हुआ। अब तूने अगर अपनी कोई नई चाल चली या फिर कुछ बुरा किया तो दूसरों को घर से निकालने के चक्कर में कहीं तेरा ही ना नंबर लग जाए। बस इस बात का ध्यान रखना, समझी कि नहीं? माधुरी की बातें सुनकर हंसिनी की बोलती ही बंद पड़ जाती है और उसके पास शांत रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन उस दिन के बाद से वो सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसका इस घर में कुछ भी नहीं चलने वाला। मंगला के 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा मिहिर और छोटा बेटा अभिषेक। मिहिर की शादी गरिमा नाम की एक लड़की से हुई होती है, जो एकदम सिंपल और घरेलू होती है। मंगला और उसका परिवार अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं और उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। अब मंगला अपने छोटे बेटे अभिषेक के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। क्या पंडित जी, रोज रोज आप ये बोरिंग सी लड़कियों की तस्वीरें क्यों दिखाते हो? इनकी शक्लें देखकर तो मूड ही खराब हो जाता है। मुझे कोई सुंदर लड़की चाहिए अपने अभी के लिए, सुंदर और गुणी। ठीक है मंगला जी, मैं अपनी खोज जारी रखता हूँ। फिर आपको जो भी लड़की सुंदर लगे आप उसके साथ ही रिश्ता पक्का कर देना अभी बाबा का। पंडित जी ढेरों तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके बाद मंगला को एक सुंदर लड़की पसंद आती है, जिसका नाम बबीता होता है। बबीता एक गरीब घराने की लड़की होती है। बबीता और अभिषेक दोनों एक दूसरे के लिए हामी भरते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब बबीता अपनी सहेलियों के संग किट्टी पार्टी में जाती है, तभी यार बबीता, तेरा तो अच्छा ही हो गया, तुझे इतना अच्छा कमाने दमाने वाला पति जो मिल गया है। और तुम दोनों तो कितने खूबसूरत लग रहे थे, खास करके तू एकदम किलर लग रही थी। हाँ बबीता, तेरे ससुराल के खानदान में शायद ही इतनी सुंदर बहू आई होगी पहले। सबने तो तेरे तारीफों के पुल ही बांधे होंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ यार, सभी ने मेरी बहुत तारीफें की और अपनी तारीफ सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझे इतना सुंदर चेहरा जो दिया है, मैं तो उन्हीं का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन बबीता, मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुझे अपने मेंटेन होने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब? अरे इसके कहने का मतलब ये है
कि अब जब तू इतने अच्छे घराने की बहू बन गई है तो उसका थोड़ा बहुत फायदा ले। उनके पास बहुत पैसा है तो तू अपनी सुंदरता को और निखार सकती है। मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद ले, अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले। और अभी तो तुझ पर जॉब का स्ट्रेस या घर का कोई भी स्ट्रेस नहीं है। बस अपने ससुराल वाले घर के थोड़े बहुत काम कर और बाकी के जेठानी पर सौंप दे, लेकिन अपनी ब्यूटी पर ज्यादा ध्यान दे। क्या बात कर रही हो तुम दोनों? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन तुम दोनों ने भी सही कहा है, क्योंकि जो सुख मुझे मेरे मायके में नहीं मिले, अब मैं उनका लाभ अपने ससुराल में उठाऊंगी। और अपनी सुंदर बहू के लिए वो लोग तो इतना कर ही सकते हैं। अपनी सहेलियों की बातों में आकर बबीता उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा मेंटेन करने के लिए अब वो फिजूल के खर्चे करना शुरू कर देती है। फिर एक रोज, अरे वाह वाह छोटी बहू, शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि तुम में इतनी समझदारी आ गई है। तुम तो बड़ी ही कामकाजी हो। देखो बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी ने तो थैला भर के बाजार से सब्जियां लाई है। तुम्हारे हिस्से का काम भी कर दिया है उसने अब। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो बढ़िया है, शुक्रिया मेरी प्यारी देवरानी। अरे नहीं नहीं, आप दोनों को शायद कोई गलतफहमी हो रही है। इन थैलियों में कोई सब्जी वब्जी नहीं है। इनमें तो मेरे सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिन्हें मैं अपने बॉडी और फेस पर लगाऊंगी और मेरी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आएगी। तभी गरिमा बिल देखती है और वो देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, पूरे 6,000 रुपए खर्च किए हैं तुमने, वो भी केवल इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर। क्या? अरे कल मुही, तेरे दिमाग में क्या भूसा भर गया है क्या, या सड़ चुकी है तेरी खोपड़ी? अरे इन 6,000 रुपए में घर का राशन और बाकी का सामान आ जाता, और तूने ये 6,000 रुपए फालतू के कॉस्मेटिक के लिए खर्च कर दिए। लाज शर्म कुछ है या नहीं तुझमें? इतनी बेअक्ल कैसे हो सकती हो तुम? बबीता, जाओ अभी के अभी जाकर ये लौटा दो। ये कोई जरूरी खर्चे नहीं है, फालतू के खर्चे हैं। तुम पहले ही इतनी सुंदर हो और फिर इन सब पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? और कितना सुंदर बनना है तुम्हें। देखिए माँ जी, आपके पैसे से नहीं लाया है मैंने, मेरे पति के पैसे से लाया है। और भाभी, मुझे आपकी सहूलियत की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। ऐ निगोड़ी, मेरे पति के पैसे क्या लगा रखी है? भूल मत, तेरा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है और उसके पैसे मेरे पैसे हुए। देखिए, आप दोनों को जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन मैं इन प्रोडक्ट्स को वापस नहीं करूंगी, बल्कि इनका इस्तेमाल करूंगी। समझे आप लोग? फिर बबीता उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती है और जब मंगला अभिषेक को ये सारी बातें बताती है तभी, अरे जाने भी दो ना माँ, क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ गई। बबीता ने बचपन से ही गरीबी देखी है। अब जब उसे जो चाहिए वो सब मैं उसे दे सकता हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी ना रोज रोज वो ये सब मांग रही है, कभी कभार तो चलता है ना माँ। वाह बेटा वाह, ठीक है, देख तू ही अपनी बीवी को। अभिषेक को लगता है कि बबीता ने पहली बार अपने लिए कुछ खरीदा है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन धीरे धीरे बबीता अपने पति के अमीर होने का फायदा उठाने लगती है और अब वो हर 2 से 3 दिनों में कुछ ना कुछ बेफिजूल का खर्चा ही करने लगती है। फिर एक दिन जब अभिषेक ऑफिस में होता है तभी उसके फोन में मैसेज आता है। ये क्या, मेरे अकाउंट से पूरे 20,000 रुपए कैसे कट गए? कार्ड तो बबीता के पास है, कहीं उसने तो। फिर अभिषेक बबीता को फोन लगाता है, तब वो उससे बताती है कि उसने ही 20,000 रुपए खर्च किए हैं। हाँ अभिषेक, मैं आज पार्लर गई थी, वहां मैंने नेल्स, आईब्रोज, फेशियल, मैनिक्योर,
पेडिक्योर, बॉडी वैक्स, ये सब कुछ कराया है। और भी बहुत कुछ कराना था मुझे, बट सोचा इस बार तुम पर थोड़ा रहम कर लूं। लेकिन बबीता, इतना सब कराने की क्या जरूरत थी? अभी 2 दिन पहले ही तुमने इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे किए हैं। देखो अभिषेक, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना तुम जैसे बंदर को इतनी सुंदर बीवी कभी नहीं मिलती। और इतनी ब्यूटीफुल बीवी मिली है तो उसके ऊपर खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। अब इसी तरह बबीता अपनी सहेलियों की सलाह लेती है और उनकी बातों में आकर महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगती है और अपने ससुराल वालों का और खास करके अपने पति का खर्चा बढ़ाती रहती है। इसी के साथ साथ वो अपनी डाइट और बाकी की डेली रूटीन भी बदल देती है। हे भगवान, मैंने इस लड़की को कब का कहा था कि मेरे लिए सूखे फुलके बना दे और बाकी सबके लिए तेल वाली चपातियां, लेकिन इसने मेरे लिए तो फुलके बनाए ही नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना देती हूँ, अब गुस्सा मत होइए। नहीं नहीं बड़ी बहू, तुम क्यों बनाओगी? ये काम मैंने उसे सौंपा था तो वो ही पूरा करेगी। बुलाओ उसे। अपना डाइट का खाना बनाना बराबर आता है उसे, लेकिन बाकी घर वालों की तो उसे कुछ भी नहीं पड़ी। लेकिन माँ जी, बबीता तो कब की सो चुकी है। वो आजकल जल्दी सोने लगी है। कहती है कि ब्यूटी स्लीप लूंगी तभी तो ब्यूटीफुल दिखूंगी। हे भगवान, इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। अब घर में सभी लोग बबीता के दिन ब दिन बदलती हरकतों से परेशान होने लगते हैं। फिर एक रोज सुबह सुबह डिलीवरी बॉय 25,000 की साड़ी लेकर दरवाजे पर दस्तक दे देता है और बबीता उसे 25,000 दे भी देती है। और उसे पैसे देते हुए देखकर अभिषेक हैरान रह जाता है। बबीता, तुमने पूरे 25,000 रुपए निकाले मेरे कार्ड से। मैंने तुम्हें कार्ड देकर सच में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे नास पिटी कलमुही, 25,000 की साड़ी कौन पहनता है? ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? देखिए माँ जी, अभी मुझे अपनी एक अमीर सहेली की शादी में जाना है और अगर मैं महंगे कपड़े नहीं पहनूंगी तो सुंदर कैसे लगूंगी? अब 1,000 या 2,000 की सिंपल सूती साड़ी, ये सब पहनकर तो मैं नहीं जा सकती ना वहां पर। इसीलिए मैंने ये 25,000 वाली डिजाइनर साड़ी मंगवाई। हे राम, ये सुंदर देवरानी तो सच में बड़ी महंगी निकली। जब से घर में आई है तब से घर में फिजूल के खर्चों की बौछार ही हो रही है। भाभी, आप तो अपना मुंह बंद ही रखो, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे जलती हो। अब क्या कर सकते हैं, आपको भगवान ने चमगादड़ जैसी शक्ल जो दी है, लेकिन मुझे तो एकदम हूर की परी बनाकर भेजा है। इसीलिए मुझे इस चांद जैसे चेहरे का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। देख रहा है ना अभी बेटा, कैसे चपड़ चपड़ बोलती है ये बदतमीज लड़की। माँ जी, क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा है। क्यों, हूँ कि नहीं मैं खूबसूरत? बस बबीता, बहुत हो गया तुम्हारा अब। अरे गृहिणी तो अपने घर के लिए पैसे बचाया करती है। भाभी को ही देख लो ना, वो चाहे तो वो भी अपने ऊपर ये सब खर्चे कर सकती है, लेकिन उनमें उतनी समझ है कि कहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए और कहाँ पर नहीं। लेकिन तुम बस एक अमीर ससुराल में आकर अपने ससुराल वालों के पैसे और उनके अच्छेपन का फायदा उठा रही हो, और कुछ नहीं। हाँ भी बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। देखो बबीता, अगर तुमने ये अपने बेफिजूल के खर्चे बंद नहीं किए तो मैं तुम्हारे माँ पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, जिसके बाद तुम भी जानती हो कि वो लोग कितना गुस्सा होंगे। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दूं। बबीता, ये बात जरूरी नहीं है कि सुंदरता ये मेकअप, फेशियल और सुंदर कपड़े और बाकी सारी चीजों से ही आए। अरे असली सुंदरता तो व्यक्ति के स्वभाव से, उसके अच्छे कर्मों से
और उसके मन से झलकती है। सबकी बातें सुनकर बबीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप तीनों। अभी आज के बाद मैं ये फालतू के खर्चे कभी नहीं करूंगी। मैं भटक गई थी अभी, लेकिन अब मेरी अकल ठिकाने पर आ गई है। मैं समझ चुकी हूँ कि मैं कितनी गलत राह पर चल रही थी। फिर उस दिन के बाद से बबीता उसके अनावश्यक और बिना काम के खर्चे करना बंद कर देती है और जैसी है उसी में सुखी रहकर अपने ससुराल वालों के साथ खुशी से रहने लगती है।